In this video, I am going to talk about the molecule of histamine. अब histamine is an example of autocoid, more specifically amine autocoid. Histamine की सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंथेसिस कैसे हो रही है, उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स क्या है, और फिर स्टोरेज और रिलीज की भी बात करूंगा थोड़ी सी. सो हिस्टामीन इज एन एंडोजेनस सब्सटेंस. अब ऑटोकॉइड है तो ऑब्वियसली एंडोजेनस सब्सटेंस है, सिंथेसाइज्ड, स्टोर्ड एंड रिलीज्ड. अब सिंथेसाइज होता है विद इन द सेल, उसके बाद वो रिलीज होता है. लेकिन ये कौन से सेल्स हैं? मास्ट सेल्स हैं हमारे पास, बेसोफिल्स. मास्ट सेल बेसोफिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इम्यूनोलॉजिक फंक्शंस. अब हिस्टामीन का एक रोल तो इम्यूनोलॉजी में हो गया, वो दूसरा हमारे पास जो रोल आता है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग द CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और न्यूरॉन्स में भी एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर इसका रोल है. और थर्ड हमारे पास GIT में इसका रोल है, और GIT में ये सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है और मोटिलिटी को भी एज वेल कंट्रोल करता है. वो हम आगे जाके देखते हैं. लेकिन ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है. हिस्टामीन इन सेल्स में लोकेटेड होता है. एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स कहते हैं जो जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है स्टमक में. और न्यूरॉन्स में भी होता है, एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर रोल प्ले करता है. और मास्ट सेल और बेसोफिल्स इम्यूनोलॉजिक फंक्शंस परफॉर्म करता है. सिंथेसिस की अगर बात करूँ तो सिंथेसिस बहुत सिंपल है. हिस्टिडीन जो हमारे पास अमीनो एसिड है उससे हमारे पास बनता है हिस्टामीन. कैसे? एल हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज इज द एंजाइम दैट इज कन्वर्टिंग हिस्टिडीन इनटू हिस्टामीन. फिर हिस्टामीन जो है वो डिफरेंशिएट होता है इनटू H1, H2, H3, H4. 4 टाइप्स वो डिफरेंशिएट होता है सब टाइप में. फिर उसके बाद इनके भी रिसेप्टर्स डिफरेंशिएट करते हैं. उनकी रिसेप्टर्स फिर डिफरेंट लोकेशंस पर रहते हैं, उसको भी हम स्टडी करेंगे बाद. अब अगर मैं बात करूं स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ हिस्टामीन, सो इट अकर्स बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स. एक जो है वो इम्यूनोलॉजिक रिलीज है उसका, और दूसरा जो उसका रिलीज है वो केमिकल या मैकेनिकल रिलीज है. सबसे पहले इम्यूनोलॉजिक रिलीज की बात करूँ, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलीज. सबसे इंपॉर्टेंट रोल इम्यूनोलॉजी में है हमारे हिस्टामीन मॉलिक्यूल का. इट इन्वॉल्व्स मैस्ट सेल्स डीग्रेनुलेशन. इसका मैकेनिज्म मैं सिर्फ इस चीज़ से समझाऊंगा कि सपोज हमारे पास बॉडी में एंटीजन आया. एंटीजन फिर उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं. बीटा सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. जो एंटीबॉडीज़ हैं ना वो सरफेस ऑफ मास्ट सेल या बेसोफिल के ऊपर जाके ना अटैच हो जाती हैं. मतलब अभी वो डीग्रेनुलेट नहीं हुआ, ये सेल बर्स्ट नहीं हुआ. इसके सेल के अंदर हमारे पास हिस्टामीन प्रेजेंट है इस बेसोफिल और मास्ट सेल के अंदर. अभी तक वो बर्स्ट नहीं हुआ, लेकिन यही एंटीजन एक और दफ़ा एंटर हुआ बॉडी में. सबसीक्वेंट एक्सपोजर मतलब सेकेंड टाइम एक्सपोजर आया सेम एंटीजन का, तो उसके ऊपर ये जो एंटीबॉडीज़ है ना ये क्लोज होना शुरू होती हैं. मतलब ये एंटीबॉडी इसके क्लोज होना शुरू होगी और एक स्टेट आएगी कि जो सेल है ना वो बर्स्ट कर जाएगा. जब सेल बर्स्ट करेगा ना तो उसके अंदर से हिस्टामीन निकलेगी. डीग्रेनुलेशन कहते हैं इसको. रिलीज ऑफ मीडिएटर्स प्लस हिस्टामीन एज वेल. तो फिर हिस्टामीन जाके अपने इफेक्ट्स देगी. हिस्टामीन के क्या एलर्जिक इफेक्ट्स हैं, और वो रेडनिंग रिस्पॉन्स और ट्रिपल इफेक्ट उसका आता है, वो भी हम स्टडी करेंगे. बट इसके ये ऐसे अपना इस मैकेनिज्म के थ्रू ये अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है. सो इसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिक रिलीज. अगर मैं दूसरी बात करूँ केमिकल और मैकेनिकल रिलीज की, तो देर आर सर्टेन अमीन्स, फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन एंड ट्यूबरकुलिन, दैट डिस्प्लेस हिस्टामीन फ्रॉम इट्स बाउंड फॉर्म विद इन द सेल. अब वो कह रहा है कि सेल के अंदर हमारे पास पड़ा है हिस्टामीन, लेकिन वो बाउंड फॉर्म में. अब हम कह सकते हैं कि जब तक वो बाउंड फॉर्म में है तो तब तक वो बाहर अपना इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता, सेल से बाहर अपना मतलब इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता. तो कुछ ड्रग्स जो होती हैं मॉर्फिन और ट्यूबरकुलिन वो सेल के अंदर जाती हैं, जिस जगह पे वो बाउंड होता है ना उसकी जगह को रिप्लेस कर लेती हैं. तो हिस्टामीन जो मॉलिक्यूल है ना वो फ्री हो जाता है, वो सेल से फिर बाहर आता है और फिर वो अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है. सो ये 2 मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू स्टोरेज और रिलीज हो रही है हिस्टामीन की. अब अगर मैं बात करूं ब्रेक डाउन ऑफ हिस्टामीन मॉलिक्यूल, अब हिस्टामीन बना, रिलीज हुआ, उसने अपना फंक्शन परफॉर्म कर लिया, उसने ब्रेक डाउन भी तो होना है. उसका ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? सो हिस्टामीन के ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं? अगर तो एंजाइम एन मिथाइल ट्रांसफरेज एक्ट करेगा हिस्टामीन पे, तो एन मिथाइल हिस्टामीन बनेगा. मिथाइलेशन करवा रहा है ये, सिर्फ एंजाइम ट्रांसफर करवा रहा है मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर, तो एन मिथाइल हिस्टामीन बन जाएगा. एन मिथाइल हिस्टामीन को के ऊपर फिर मोनोअमीन ऑक्सीडेज एक्ट करेगा, तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इसको 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा. एन मिथाइल हिस्टामीन एक प्रोडक्ट हो गया, दूसरा एन मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मेजर बाय प्रोडक्ट बन रहा है इसका हिस्टामीन के मेटाबॉलिज्म का. अब दूसरी तरफ अगर बात करूं, इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू इमिडाजोल एसिटिक एसिड. यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम एक्ट करता है, इसको डायमीन ऑक्सीडेज कहते हैं हम. डायमीन ऑक्सीडेज ये जो एंजाइम है ये अगर तो
ये एक्ट करेगा तो ये बनेगा, हिस्टामिन के ऊपर ये एक्ट करेगा डायमीन ऑक्सीडेज, तो इमिडाजोल एसिटिक एसिड बनेगा। इमिडाजोल एसिटिक एसिड या तो वो इसी फॉर्म में एक्सक्रीट होगा, प्रोडक्ट रहेगा उसका, लेकिन अगर उसके साथ राइबोज आ जाए, राइबोज शुगर कॉन्जुगेशन कहते हैं, राइबोज जब इसके साथ आके अटैच करेगी तो सिंपली क्या बनेगा, इमिडाजोल एसिटिक एसिड राइबोसाइड, तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। और अब प्रोडक्ट्स की अगर हम इंपॉर्टेंस देखें, एक और बात जहाँ पे मेंशन करना लाजमी है कि हिस्टामीन कैन ऑल्सो गो अनमेटाबोलाइज्ड, या वो सिंपली हिस्टामीन की फॉर्म में भी एक्सक्रीट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ हिस्टामीन, प्योर हिस्टामीन, दैट इट इज 2 to 3% एज वेल। सबसे मेजर प्रोडक्ट याद रखना बहुत लाजमी है, एन मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड बन कैसे रहा है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज एक्ट करता है और उससे पहले एन मिथाइल ट्रांसफरेज एक्ट करता है, एन मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड। बाकी की परसेंटेजेस भी लिखी हुई हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। सो दैट इज इट अबाउट द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज एज वेल एज ब्रेकडाउन ऑफ हिस्टामीन मॉलिक्यूल।